तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2026। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन या फिर आपका क्षेत्र रक्षक यानी एमपीईएसबी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है रीजनिंग की मानसिक अभिरुचि। देखिए, जब से एप्टेक कंपनी आई है तो एप्टेक कंपनी ने क्या किया है, इस एक टॉपिक पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। यहाँ पर बंच में प्रश्न आते हैं, यानी कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपको मानसिक अभिरुचि और कथन निष्कर्ष को मिला लेते हैं, तो लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको इन दोनों टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। पहली बात, ये टॉपिक समझने वाला है ना, ये कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है कि आप कोई नियम रट लीजिए और आप आराम से इन क्वेश्चंस को करके चले आएंगे। जी नहीं, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे, उतना ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी और आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे, इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। लगातार हम मैराथन्स लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है सक्सेस जंक्शन अपनी मैराथन्स के लिए फेमस है। जैसे एग्जाम नज़दीक आता है हम मैराथन शुरू कर देते हैं। तो अभी तक हमने 2 मैराथन सिविक्स की करा दी हैं, एक आज सुबह हमने हिस्ट्री की मैराथन करवाई है, इससे पहले इंग्लिश की क्लास हो चुकी है, कंप्यूटर की 2 मैराथन हो चुकी हैं, करंट अफेयर करवा दिया है, एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर भी हमने मैराथन के थ्रू करवा दिया है। तो ये सारी वीडियो आपको देख लेनी है भाई। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको समझा दें कि हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। तो कथन और निष्कर्ष से हम शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद में मानसिक अभिरुचि के भी प्रश्नों को देखेंगे, कथन कारण उद्देश्य के प्रश्नों को भी देखेंगे, और इस बार जो एक नया टॉपिक लेकर के आए, एक नया टाइप लेकर के आए हैं इन प्रश्नों के, उनको भी हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया गया है, नीचे दिए गए भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ये एमपी पुलिस के एग्जाम में, जो अभी आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो पूछे हुए प्रश्नों को ही हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो ये बीएनएस वाला पूछा गया था शुरुआत में। चलिए, तो कथन एक क्या कह रहा है कि 3 नए आपराधिक कानून जिनमें भारतीय न्याय संहिता शामिल है को लागू करने का घोषित उद्देश्य भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त कराना है, पहले कथन में कहा गया है। अब इसको आपको समझना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, दोनों कथन पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं, आप अपने आप आंसर लगा देंगे। देखिए, कथन 2 क्या कह रहा है, यह दावा किया गया है कि जो बीएनएस है वो दंड के बजाय तेज न्याय प्रदान करने के प्रस्ताव पर जो है प्रयास करती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 3 नए आपराधिक कानून जारी किए गए हैं जिनमें भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस जो है उसको शामिल किया गया है। इसको लागू करने का जो उद्देश्य है वो भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक न्याय प्रभाव से मुक्त करना है। औपनिवेशिक न्याय प्रभाव क्या है, तो ये अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था, जिसे हम आईपीसी कहते थे, इंडियन पीनल कोड कहते थे। अब इसी आईपीसी को समाप्त करके बीएनएस भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है। अब ये आपके थोड़ा करंट पर भी निर्भर करेगा कि करंट अफेयर आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो बीएनएस के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत इसका जो है उत्तर लगा लेंगे। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो बीएनएस है ये इसलिए आई है कि जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया था आईपीसी, उसको हटा करके भारतीय कानून को लागू किया जाए, यानी कि औपनिवेशिक प्रभाव से कानून को मुक्त किया जाए। बिल्कुल सही बात है। अगला, यह दावा किया गया कि बीएनएस जो है वो दंड के बजाय तेज न्याय, यानी जो बीएनएस जारी की गई है ना, ये दंड पर कम जोर देती है, तेज न्याय प्रदान करने का ज़्यादा प्रयास करती है, यानी कि जल्दी से जल्दी मामलों का निस्तारण हो सके, इसका यह प्रयास करती है। तो अब बताइए कौन सा कथन सही है। आइए चारों ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, क्या ये सही होगा। ऑप्शन बी कहता है दोनों कथन गलत है, क्या ये सही होगा। ऑप्शन सी कहता है कथन 1 गलत है, कथन 2 जो है सही है, क्या ये सही होगा। या ऑप्शन नंबर डी कहता है दोनों कथन सही हैं। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, फिर आपको आंसर बता देते हैं। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों कथन सही है। जो बीएनएस है वो पहली बात तो तेज न्याय को प्रभावित करता है, यानी तेज न्याय दिलाने का प्रयास करता है। दूसरी बात, इसको लागू ही इसीलिए किया गया है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अभी तक औपनिवेशिक कानून चल रहे थे, जो आईपीसी चल रही थी, इसको हटा करके भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को लागू किया गया है। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से एमपी पुलिस का एग्जाम हो या फिर एमपी आबकारी का एग्जाम हो, अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं, उसी तरह से एमपी एसआई के एग्जाम में लगभग 10 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लेकिन आज और कल यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी के लिए ये 199 की बजाय आपको 189 रुपए में उपलब्ध है। तो आप ये सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। इसमें आपको सभी के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे। जितनी मैराथन अब तक हमने करा दी, उन सभी मैराथन्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है,
तो आपकी बेहतरीन तरीके से पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप 6-6 घंटे पढ़ते हैं तो अभी भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। मान के चलिए कि 15 दिन का समय तो बचा हुआ है। तो आप आराम से 8 दिन में इन नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे और 8 दिन में इनका रिवीजन कर लेंगे। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आप बेहतरीन नंबर लेकर के आएँगे। बट डेली आप मैराथन्स भी देखते रहना, ठीक है? इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक की अच्छी खासी भर्ती आ रही है, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी की वैकेंसी भी आ रही है। तो क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी के नोट्स मात्र 189 रुपए में उपलब्ध हैं। इसमें इंग्लिश, साइंस, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ सब कुछ मिलने वाला है। तो आप जो है क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के भी नोट्स उपलब्ध हैं, 199 रुपए में आप ले सकते हैं। अब ये प्राप्त कैसे करेंगे? तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 केवल आज और कल 2 दिन के लिए यानी 1 और 2 तारीख के लिए 189 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इन पर आपको सेंड कर देना है और नीचे लिख देना कि किस एग्जाम के नोट्स आपको चाहिए। एमपीएसआई तो एमपीएसआई लिख दीजिए, ठीक है? तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और जो भी एग्जाम आप नोट्स लेंगे उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स मिलते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फोन पे नंबर प्राप्त कर लेंगे, फोन पे पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, कोई आपको ठेस पहुंचाने के बाद ईमानदारी से माफी मांगता है, सबसे भावनात्मक रूप से बुद्धिमान प्रक्रिया क्या होगी? अब ये प्रक्रिया वाला प्रश्न भी आपसे पूछा गया था इस बार के एग्जाम में, ठीक है? कोई व्यक्ति है, देखो, किसी न किसी ने कभी ना कभी जो है ठेस जरूर पहुंचाई होगी, है ना? अब वो कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मतलब हर्ट जरूर किया होगा किसी ना किसी ने। तो कोई आपको ठेस पहुंचाने के बाद में लेकिन वो ईमानदारी से माफी मांगता कि सर मुझसे गलती हो गई यार, या मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मुझसे गलती हो गई है, मेरी मित्री, मुझसे गलती हो गई है। और सबसे भावनात्मक रूप से आपको क्या प्रक्रिया देनी चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। माफ करने का दिखावा करें लेकिन मन में नाराजगी रखें, ये करना चाहिए, या फिर बार बार उन्हें उनकी गलती याद दिलाएं। कभी भी कोई भी बात हो उनकी गलती याद दिला, अरे भैया तूने मुझको ऐसा कहा था, अच्छा नहीं किया था, मतलब माफ तो कर दिया लेकिन लगातार वो बात दोहराते जा रहे हैं। माफी स्वीकार करें और आगे बढ़ें, या फिर उनसे फिर कभी बात ना करें। क्या करना चाहिए आपको? अब देखो, आपके अकॉर्डिंग अलग अलग होगा भाई, किसी को किस लेवल पर ठेस पहुंचाई गई है वो अलग बात है। लेकिन अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। माफी को स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपना जो रिश्ता खराब हो रहा था उस रिश्ते को सही करेंगे और जो है उसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है नंबर 3। अब ये देखो, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़े से बड़े प्रश्न हो जाते हैं ये, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, लो आंसर दिख गया। देखो, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके साथी ने गिरफ्तारी के दौरान अत्यधिक बल का प्रयोग किया है। वह आपसे इसकी रिपोर्ट ना करने की गुजारिश करता है, यह कहते हुए कि उनका करियर और प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। आप क्या करेंगे? यानी आप एक पुलिस अधिकारी हैं, भगवान करे भाई आप ऐसा ही बन जाए, आप जो है एसपी बन जाए, डीएसपी बन जाए, ठीक है ना? तो आप अपने आप को ऐसा ही मान लीजिए कि आप एक एसआई हैं, आपका एक साथी कर्मचारी है, चाहे वो कांस्टेबल हो या कोई भी हो। उसने क्या है, गिरफ्तारी के दौरान मारना नहीं चाहिए था उस व्यक्ति को, लेकिन उसने क्या है कि बहुत, कह सकते हैं, अत्यधिक ज़्यादा जो है बल का प्रयोग किया है, ज़बरदस्ती की, उसको खींच करके ले आए या उसको पिटाई कर दी है। अब वो कह रहा है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त या मेरे सर, मुझसे गलती हो गई है, आप हमारी रिपोर्ट मत करना, नहीं तो हमारी प्रतिष्ठा और कानून जो करियर और प्रतिष्ठा है वो बर्बाद हो जाएगी। आपको क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उनका बचाव करने के लिए अपनी रिपोर्ट में बल प्रयोग को उचित बताएंगे। आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही है, वो भाग रहा था या फिर उसने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया था लोगों को, वो हमको ही मारने वाला था इसलिए इस व्यक्ति ने मारा। क्या आप ऐसा करेंगे? उनका बचाव करेंगे, या फिर घटना की रिपोर्ट आंतरिक मामलों विभाग को करेंगे, या फिर अपने साथी से निजी तौर पर जो है सामना करेंगे और उनकी जवाबदेही की मांग करेंगे, या फिर कुछ नहीं करेंगे? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि घटना की रिपोर्ट आंतरिक मामलों के विभाग को करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि भाई आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है, तो आप उसका पक्ष ले रहे हैं, या फिर उसने कोई गलत काम किया है और आप उसको जो है अपने उच्च अधिकारियों को नहीं बता रहे हैं। ऐसे में क्या हो सकता है, मान लीजिए कभी ना कभी आपके उच्च अधिकारी को ये बात पता चली, तो वो आपकी जवाबदेही हो जाएगी कि आपने उसका जो है शिकायत क्यों नहीं की, या फिर उसने अगर ऐसी गलती की थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया था। तो वो आपकी जवाबदेही हो जाएगी, आपकी नौकरी पर आ सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे? सबसे पहले कानून का पालन करेंगे। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर पुलिस वाला भी गलत काम कर रहा है, पुलिस वाला भी अगर जो है जबरदस्ती कर रहा है, तो उसकी भी शिकायत दूसरा पुलिस वाला कर सकता है। तो कानून के दायरे में लेकर के आपको एक्शन करना पड़ेगा और घटना की रिपोर्ट अपने आंतरिक मामले विभाग को करेंगे। यह काम आपके द्वारा किया जाएगा। चलिए नंबर 4,
अब देखो ये वाक्य वाला, ये नए टाइप का जो है प्रश्न इस बार पूछा गया एमपी पुलिस में एपटेक के द्वारा, है ना। देखिए एक वाक्य दिया रहता है कि स्कूल जो है वो खेल दिवस या विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर सकता है। अधिकतर छात्र विज्ञान प्रदर्शनी में रुचि रखते हैं, स्कूल को क्या करना चाहिए। यानी कि एक स्कूल है और वो या तो खेल दिवस का आयोजन कर सकता है या फिर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर सकता है, दोनों में से एक का ही आयोजन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो छात्र हैं, जितने भी अधिकतर छात्र हैं, उनसे वोटिंग कराई गई कि भाई आप लोग ये बताइए कि आपकी रुचि किसमें है, आप किसको चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो छात्र हैं वो विज्ञान प्रदर्शनी को देखना चाहते हैं, स्कूल को क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन है। दोनों कार्यक्रमों का आयोजन करें, लेकिन पहले ही बोल रखा भाई एक का आयोजन कर सकते हैं, या तो खेल दिवस या विज्ञान, तो ये अपने आप ही कट जाएगा। दूसरा, खेल दिवस का आयोजन करें या फिर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करें या फिर इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें, तो ये स्थगित करने वाले बढ़ गया। अब यहाँ इन दोनों ऑप्शन में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए अधिकतर छात्र क्या चाह रहे हैं। अधिकतर छात्र चाह रहे हैं कि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हो। अगर छात्रों के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता तो वोटिंग ही ना कराई जाती है ना, फिर तो स्कूल जो है अपनी मनमानी करता, तो फिर ये वाली बात ही खत्म हो जाती। इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करेंगे, यानी कि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो ये चाह रहे हैं कि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से वाक्य वाला प्रश्न आ गया। देखिए वाक्य वाला, देखिए वाक्य और विकल्प वाला। वाक्य कह रहा है कि संगठन को लागत में 10% की कटौती करनी है। यानी कि एक संगठन है, एक कंपनी है, जिसको अपने लागत में, कॉस्ट में 10% की कटौती करनी है। खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, अब उसमें उसको 10% कम करना चाह रहे हैं। विकल्प क्या हो सकते हैं। विकल्प ये कहता है कि 10% कर्मचारियों की छटनी कर दें, यानी जितने आपके कर्मचारी हैं 10% कर्मचारी को हटा दो, नौकरी से निकाल दो। क्या ये किया जा सकता है। या फिर विकल्प भी, ओवरहेड खर्चे में 15% की कटौती करें। ओवरहेड खर्चे का अर्थ क्या होता है, जो अतिरिक्त खर्चा हो रहा है उस अतिरिक्त खर्चे में 15% की कटौती कर दीजिए। क्या हो सकता है इसमें से सही ऑप्शन, आइए देख लेते हैं। बताइए आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन ए कह रहा है स्टाफ को हटा दो, क्या ये सही होगा। या फिर इस वर्ष लागत में कटौती को स्थगित कर दें, या फिर अतिरिक्त खर्चों को 15% कम कर दें, या फिर शांत रहें, कुछ नहीं करें। क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, या फिर जो ईएसबी ने माना है उनके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अतिरिक्त खर्चे को 15% कम कर दीजिए। देखो ये ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाता है, क्योंकि ये तो कहीं पर बताया नहीं है। जब विकल्प आपको दे रखा है तो विकल्प के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे। तो ये आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। स्टाफ को नहीं हटाएंगे क्योंकि ये नैतिकता का परिचय नहीं देता है, ठीक है। तो शांत भी नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि भाई खर्चा तो कम करना ही करना है। तो क्या करेंगे, अतिरिक्त खर्चों को 15% तक कम करने का प्रयास करेंगे। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नंबर 6 देखिए, एक टीम कार्य के दौरान 2 सदस्य बार बार असहमत होते हैं और बैठक प्रभावित हो जाती है। टीम के कार्य को बेहतर बनाने के लिए उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला दृष्टिकोण क्या होगा। अब इसको ले लो अपने इंडियन क्रिकेट टीम से, ठीक है। मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम में क्रिकेट का जो है सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। 10 लोगों की टीम है, मतलब कि 10 लोग अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो चाह रहे हैं कि भैया हर्षित राणा का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। 2 लोग हैं ऐसे, अब कौन-कौन है तुम खुद समझ रहे होगे, ठीक है। तो 2 सदस्य हैं जो बार-बार असहमत हो रहे हैं, ठीक है। और बैठक क्या है, प्रभावित हो जा रही है, मतलब सिलेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। तो उस टीम के कार्य को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोनों सदस्यों को भविष्य की बैठकों से हटा दें, क्या ये करना चाहिए क्या? ज़्यादातर कहेंगे बिल्कुल यही करो, ठीक है ना, जैसी अभी सिचुएशन बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर एक सदस्य को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दें, एक का काम खत्म कर दो और दूसरे को उसका ही कार्यभार सौंप दो। या फिर असहमति को नजरअंदाज करें और परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। या फिर वैकल्पिक नेतृत्व भूमिकाएं और संचार के लिए आधारभूत नियम निर्धारित करें। आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वैकल्पिक नेतृत्व भूमिकाएं बनाएंगे, यानी कि 2 लोग अगर सहमत हैं तो आप इनका बैकअप तैयार रखेंगे कि अगर ये 2 लोग असहमत हैं, इस तरह से कर दीजिए इनका चेहरा। अगर ये 2 लोग असहमत हैं तो इन दोनों लोगों को हटा दिया जाए और इनके स्थान पर एक विकल्प होना चाहिए। सबका एक-एक विकल्प होना चाहिए। अगर इनको हटाया जाता है तो तुरंत हम किसको जो है भर्ती कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वैकल्पिक नेतृत्व भूमिकाएं बनाएं और संचार के लिए आधारभूत नियम निर्धारित करें कि भाई इतने ही आप बोलोगे, इससे ज़्यादा नहीं बोलोगे, है ना। एक नियम बनाएं। तो जहाँ पर भी नियम निर्धारित करने की बात आए तो सबसे मजबूत पक्ष होता है कि नियम बनाए जाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है, देखिए, अगर किसी समूह में एक व्यक्ति किसी समस्या पर बातचीत में हावी हो जाता है तो दूसरों को कैसे शामिल करेंगे। यानी कोई एक व्यक्ति है वो लगातार हावी हो गया, मतलब वही बोले जा रहा है, दूसरे बोल नहीं पा रहे हैं। आप उसके अध्यक्ष हैं, आप क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। बाधित होकर के बात करेंगे, यानी उसको रोकेंगे, भैया रुक जा भैया, नहीं तो अब निकाल दिया जाएगा, ये करेंगे। या फिर उनकी बात खत्म होने तक चुपचाप प्रतीक्षा करेंगे, भैया वो तो लगातार बोले ही जा रहा है, कह रहे हैं ना हावी हो गया है, किसी और को बोलने ही नहीं देगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी बात स्वीकार करें और दूसरों के विचार आमंत्रित करें, या फिर उनसे बात करना बंद करने के लिए कहें।
क्या करेंगे? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, उनकी बात को भी स्वीकार करेंगे, भैया तुम्हारी बात सुन ली गई है, तुम्हारे पास इतना ही समय था, अब जो है दूसरों के विचारों को आमंत्रित किया जा रहा है, कृपया आप शांत हो जाइए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें समझाने वाला काम है, वन लाइनर तो है नहीं। 30 प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग लगभग जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो इस तरह के किसी भी प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। अब देखो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े क्वेश्चन और भी ज़्यादा सरल हो जाते हैं क्योंकि आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाती है ना। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, एक नगर परिषद यह विचार कर रही है कि एक नए सार्वजनिक पार्क या नई लाइब्रेरी के लिए धन प्रदान किया जाएगा। यानी कि एक नगर परिषद है, आपके ही गांव के पंचायत है या फिर आपका जो है नगर निगम है, वो कह रहा है भाई देखो, एक काम कर सकते हैं, या तो हम नया सार्वजनिक पार्क बना सकते हैं या फिर नई लाइब्रेरी खोल सकते हैं। तो अब क्या है, हाँ, पार्क बड़ी संख्या में लोगों को मनोरंजन गतिविधियों के साथ में लाभ पहुंचाएगा। जो पार्क है वहाँ पर ज़्यादा लोग जाएंगे और वहाँ पर मान लीजिए जिम का सामान रख दिया, फिर कोई और भी सामान रख दिया है, तो ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा, लेकिन शिक्षा में सीधे योगदान नहीं करेगा। भाई पार्क का शिक्षा से तो कोई लेना देना है नहीं, वहाँ पर जा करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। दूसरी बात है, लाइब्रेरी जो है वो कम लोगों को सेवा प्रदान करेगी लेकिन महत्वपूर्ण शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराएगी। लाइब्रेरी जानते हैं वहाँ पर कम लोग जा पाएंगे क्योंकि फीस लगेगी, तो कम लोगों को सेवा प्रदान करेगी, लेकिन शिक्षा के रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शहर का प्राथमिक लक्ष्य अधिकतम नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, और उस शहर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है लाभ पहुँचाया जाए। तो परिषद द्वारा सबसे अधिक संभावना किस परियोजना को वित्त पोषित करने की है, यानी कि परिषद इन दोनों में से क्या बनाएगी, सार्वजनिक पार्क बनाएगी या नई लाइब्रेरी बनाएगी? बताइए, इतना बड़ा प्रश्न होता है और थोड़ा स्क्रीन भर जाती है, तो स्क्रीन को ऊपर नीचे भी करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना। अब चलो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, बजट को जाने बिना कुछ कहना असंभव है। भैया बजट के बारे में बताया नहीं, अब बजट से क्या लेना देना, उसने कह दिया है कि भैया हमको बनाना है, या तो पार्क बनाएंगे या लाइब्रेरी बनाएंगे, तो बजट से कोई मतलब ही नहीं, हटाओ। कोई नहीं, शहर को बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, इन दोनों में से कोई काम मत करो, तुम तो भैया रोड सड़क नाला वाला बनवाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है, आपका कथन ही कह रहा है कि नहीं हमको बनाना ही है। नया सार्वजनिक पार्क बनाएंगे या फिर नई लाइब्रेरी बनाएंगे, बताइए इन दोनों में से क्या आंसर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, कथन को अपने दिमाग में रखना। कथन क्या कह रहा है कि अधिकतम लोगों को, देखिए लक्ष्य अधिकतम नागरिकों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। अब यहां पर आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। तो जो सार्वजनिक पार्क है, पहले ही बोल रखा है कि पार्क जो है वो ज्यादा लोगों को सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नया सार्वजनिक पार्क बनाएंगे, क्योंकि उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जिन भाई की हमारे पास में आंसर की आई थी एमपी पुलिस की, उन्होंने नई लाइब्रेरी को माना था, उन्होंने अपने दिमाग से सोचा क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, तो वो चाह रहे थे कि भाई शिक्षा को प्रचार प्रसार मिले। लेकिन आपको अपने कथन पर देखना है कि कथन क्या कहना चाह रहा है। कथन कह रहा है ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, इसलिए जो है आप पार्क बनवाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए, ये भी आपका बड़ा सा प्रश्न है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, एक कंपनी दो नए विज्ञापन अभियानों के बीच में निर्णय ले रही। कंपनी के सामने दो नए विज्ञापन आए हुए हैं। अभियान एक क्या कह रहा है, व्यापक दर्शकों को लक्षित करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को लक्षित करता है, जिसमें भारी लाभ की 50% संभावना है, साथ ही साथ में रिस्क भी है। देखो, भारी लाभ जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ये रिस्क इंक्लूड रहती है कि भारी लाभ तो आपको होगा लेकिन रिस्क भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो अभियान बी क्या है, अभियान बी कम विशिष्ट दर्शकों को लक्षित करता है। अभियान बी जो है वो कम दर्शकों को लक्षित करता है, जिसमें मध्यम लाभ की 95% संभावना है। लाभ की संभावना तो 95% है, लेकिन मध्यम लाभ यानी कि लाभ कम होगा, कम मात्रा में होगा, लेकिन होगा जरूर, ये 95% कह सकते हैं, ठीक है। कंपनी का भविष्य सुरक्षित है, कंपनी ऑलरेडी इतना बैकअप बना करके रखी है कि अगर हमको घाटा भी होता है तो हम रिकवरी कर लेंगे। ऐसे में आप बताइए कि एक बड़ी सफलता की तलाश में हमको एक बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, सबसे तार्किक विकल्प क्या होना चाहिए कि कौन सा हम जो है अभियान जो है उसमें कार्य करेंगे, बताइए। कोई नहीं, उन्हें तीसरे अभियान की तलाश करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना भैया, दो ही अभियान है, उनमें से एक सिलेक्ट करना है और तीसरा अभियान की बात ही नहीं की गई, तो हट जाएगा। अभियान एक की करेंगे, अभियान बी की करेंगे या फिर दोनों करेंगे। दोनों कर नहीं सकते क्योंकि बोल रखा है केवल एक ही आपको लेना है, अभियान ए या फिर अभियान बी, कौन सा हो सकता है आप बताइए। देखिए, ऐसे में आप ये सोचेंगे कि देखो कंपनी को 95% लाभ की संभावना जहाँ पर है वहाँ पर कंपनी जाएगी, लेकिन यहाँ पर मध्यम लाभ है, मतलब कि देखो यहाँ क्या हो रहा है, भारी लाभ,
कि अगर वो 100 रुपये इन्वेस्ट करती है तो भैया ये मान के चलिए कि उसको 150 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी है इसमें, क्योंकि ज़्यादा इसमें कष्ट वो है, क्या कहते हैं कि ज़्यादा लोगों को ये लक्षित कर रहा है। और यहाँ पर 95% संभावना है कि मतलब ये तो है, यहाँ पर 50% संभावना है कि भाई फ़ायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 95% संभावना है कि फ़ायदा तो होगा, लेकिन 150 रुपये का नहीं होगा। 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 80 रुपये का फ़ायदा होगा। अब बताओ ज़्यादा फ़ायदे वाला सौदा कौन-सा है? और ये भी ध्यान रखना है, तीसरा विकल्प भी दे रखा है कि कंपनी जो है उसका भविष्य ऑलरेडी सुरक्षित है, यानी बैकअप उसके पास में है। ऐसे में उसको ज़्यादा लाभ चाहिए तो क्या करेगा? तो ज़्यादा लाभ अगर चाहिए तो 50% जिसमें संभावना है, लेकिन लाभ ज़्यादा है, उसकी ओर जाएँगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभियान ए की ओर जाएँगे। भले ही थोड़ा-सा रिस्क है, और रिस्क को कवर करने के लिए ऑलरेडी बता रखा है कि रिस्क को कवर करने के लिए उनके पास में ऑलरेडी उसका भविष्य सुरक्षित है, यानी बैकअप उसके पास में है, तो रिस्क ले सकता है। अगर वो रिस्क ले सकता है और ज़्यादा लाभ चाहिए तो अभियान नंबर ए की ओर वो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये थोड़े से ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको फंसा देते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसको गलत करके आएँगे, लेकिन आपको इसको ज़रूर सही करना है। मेरा यही उद्देश्य है, ऐसे प्रश्न जो कठिन हैं, ज़्यादातर लोग उसको गलत करके आएँगे, उनको प्रयास कीजिए कि आप ज़रूर सही कीजिए, ठीक है? सरल प्रश्न तो गलत होने ही नहीं चाहिए, सरल प्रश्न तो गलत होने ही नहीं चाहिए। कठिन प्रश्नों को ज़्यादा सही करने का प्रयास करो, तो आपको नॉर्मलाइज़ेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए 10 नंबर देखते हैं। कथन क्या कह रहा है? स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों में मधुमेह की मुफ्त जांच शुरू करेगा। ये स्वास्थ्य विभाग ने एक जो है आदेश निकाला है, कह सकते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट निकाला है कि भैया हम जो है सभी जिलों में मधुमेह की मुफ्त जांच करने वाले हैं। इनमें से कौन सा अनुमान सही हो सकता है? तो कथन और अनुमान का ये प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। नागरिक बिना भुगतान की जांच के लिए नहीं आएंगे, यानी कि बिना पैसे दिए वो जांच के लिए नहीं आएंगे, या फिर लोग सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं करते हैं, या फिर मधुमेह नागरिकों के बीच में एक प्रमुख चिंता का विषय है, या फिर निजी अस्पताल मधुमेह के रोगियों का इलाज बंद कर देंगे, कहेंगे भैया जब वो ऑलरेडी फ्री में कर रहे हैं तो फिर प्राइवेट अस्पताल जो है बंद कर देंगे इलाज करना ही, ये गलत हो जाएगा। नागरिक बिना भुगतान की आएंगे नहीं, ये भी इसमें कहीं नहीं बताया गया, बोला गया भैया सीधे सीधे बोला गया है कि स्वास्थ्य विभाग फ्री में जाँच कर रहा है। अब भुगतान वाली बात ही यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। लोग सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं करते, ध्यान रखना, इसको हमेशा गलत कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकार की निंदा कर रहा है। जहाँ पर भी आपको ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ पर सरकार की निंदा हो रही हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की निंदा हो रही हो, सरकारी की, ठीक है, मतलब देश की निंदा हो रही हो, सरकार की निंदा हो रही हो, किसी की भी निंदा हो रही हो, लेकिन वो सरकारी कार्य हो, तो वहाँ पर उसको हमेशा गलत मानेंगे, क्योंकि सरकार कभी गलत नहीं होती है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा मधुमेह वाला, ऑप्शन नंबर सी। मधुमेह नागरिकों के बीच में प्रमुख चिंता का विषय है। इतना ज़्यादा मधुमेह के रोगी मिल रहे हैं, इतनी चिंता का विषय है, इसीलिए तो ये है फ्री में जो है ये कैंप आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भैया, वीडियो को लाइक काहे नहीं कर रहे हो? नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर के प्रश्न में देखिए, अब यहाँ से आपके पुलिस वाले शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो पुलिस विभाग के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है एमपीएसआई में, ठीक है। ये विभागीय प्रश्न हो जाते हैं। मानसिक अभिरुचि के, प्योर मानसिक अभिरुचि। आप गश्त पर हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल पड़ा है, आपको क्या करना चाहिए? बताइए क्या करेंगे? एम्बुलेंस का इंतजार करेंगे, उसे तुरंत अपनी गाड़ी या किसी भी वाहन से नज़दीकी अस्पताल में ले जाएंगे, या फिर पास के पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, या लोगों की भीड़ जमा होने का इंतजार करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। सबसे पहले उसे अपनी गाड़ी या फिर किसी निजी वाहन से नज़दीकी अस्पताल में ले जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी नैतिकता का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमारी नैतिकता क्या है, नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, उसको सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में ले जाना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जीवन बचाना पहली प्राथमिकता होती है। अगला है, रात के समय ड्यूटी के दौरान आप देखते हैं कि एक संदिग्ध व्यक्ति बैंक के पास में घूम रहा है। आपने देखा कि यार उसके पास में कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु है, मान लीजिए कोई भी चैन काटने की मशीन है, या फिर मान लीजिए फनर वगैरह कुछ भी ऐसा है जिससे कि वो बैंक को हानि पहुंचा सकता है। तो आप क्या करेंगे? तुरंत गोली मार देंगे? ऐसा नहीं करना भैया, ठीक है ना, कि निकाल के गोली ही मार दिया, पता चला हो किसी अन्य कार्य से वहाँ पर घूम रहा हो, ठीक है, और तुम उसे गोली मार के उड़ा दिया। या फिर उसे अनदेखा करेंगे क्योंकि उसने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो क्या करने का इंतजार करोगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करोगे, अनदेखा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला, उसे रोक कर पूछताछ करेंगे, उसकी तलाशी भी लेंगे। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे रोकेंगे और कहेंगे भैया यहाँ आओ, पहले अपनी तलाशी दो और पूछो उससे कि भाई तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, रात का समय क्यों घूम रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है अपने वरिष्ठ अधिकारी को आने का इंतजार करेंगे। ऐसी स्थिति में अपने वरिष्ठ अधिकारी को आने का इंतजार नहीं करना है। ज़्यादातर केसेज में जो है वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना पड़ता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर आपके अपवाद भी होते हैं जहाँ पर आपको त्वरित एक्शन लेना होता है। आप अगर अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में वो कोई वारदात भी कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर,
यहाँ से स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी अपनी। एक महिला घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर आपके पास आती है, आप एसपी हैं, डीएसपी हैं, आप एमपी एसआई हैं, आपके पास आती है, लेकिन वह रिपोर्ट दर्ज कराने से डर रही है। इसको डर लग रहा है अगर हम रिपोर्ट दर्ज करा देंगे तो जिसके खिलाफ करा रहे हैं वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे घर वापस भेज देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, घर नहीं वापस भेजेंगे। आपका भी कर्तव्य ये बनता है एफआईआर लिखें, उसे कानूनी अधिकारों के बारे में बताएं, उसे बताएं भाई तुम्हारा ये अधिकार है एफआईआर दर्ज कराना। सुरक्षा का आश्वासन देंगे, आप ये भी कहेंगे कि आपकी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है और एफआईआर दर्ज करेंगे। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है उसके पति को बुला करके डांटेंगे और उसे छोड़ देंगे। ये भी गलत होगा क्योंकि वो एफआईआर लिखवाने आई है, तो आप एफआईआर दर्ज करेंगे। उसे कहेंगे ये उनका निजी मामला है, अपने आप देखो, ये भी नहीं, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है कि आप जो है अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और उनको निजी मामला बता करके भगाने का प्रयास नहीं करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए। दंगों के दौरान भीड़ एक घर को जलाने वाली है, आप वहां पर अकेले हैं, आपकी पहली क्रिया क्या होनी चाहिए? आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं या फिर आप एक एमपीएसआई हैं, दंगे भड़क गए हैं, भीड़ एक घर को जलाने जा रही है, आप क्या करेंगे? छिप जाएंगे, मतलब खुद भी भाग जाएंगे, या फिर हवा में गोली चलाकर या चेतावनी देकर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास करेंगे और बैकअप बुलाएंगे, या फिर भीड़ के साथ शामिल हो जाएंगे, तुम भी घर को जलाने लगोगे, है ना, या फिर घर के मालिक को भागने को कहेंगे? बताइए आपको इसमें से क्या ऑप्शन लेना चाहिए? ऑप्शन बी आपको सही लग रहा होगा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं। हवा में गोली चलाएंगे, चेतावनी देंगे कि भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास करेंगे कि भीड़ इधर-उधर हो जाए, लेकिन ध्यान रखना गोली हवा में चलानी है, ठीक है? और तुरंत बैकअप बुलाने का प्रयास करेंगे जिससे कि और जो आपके पुलिसकर्मी है वहाँ पर आ जाएँ और उस घर को जलाने से बचाया जा सके। चलिए, आगे बढ़ लेते हैं भैया। समझ में आ रही हो वीडियो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे, है ना? कि हाँ सर अच्छा लग रहा है और क्लास लेकर के आइए। इंग्लिश की क्लास बहुत दिन से पेंडिंग में है, जल्दी इंग्लिश की क्लास लेकर के आएँगे, बहुत डिमांड हो रही है इंग्लिश की, है ना? चलिए। आपके पास एक ऐसा केस आता है जिसमें अपराधी आपका करीबी रिश्तेदार है। अब आपको क्या करना चाहिए? बताइए क्या करेंगे? उसे गुप्त रूप से भगा देंगे, उसको बोलेंगे तुम निकल जाओ बेटा, ऐसा अभी पोरसा वाले केस में हुआ है ना? बताइए आपको पोरसा में केस हो गया है, मुरैना के पोरसा में, है ना? मतलब कि किसी ने टक्कर-वक्कर मार दी थी, तो फिर वो जो अपराधी था वो पुलिस की कैद से भाग गया, ठीक है? फिर लोगों ने हंगामा किया, तो फिर उसको जो है पकड़ लिया गया है। तो क्या करेंगे? आप उसे गुप्त रूप से भगा देंगे, ये भी गलत है। कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे और वरिष्ठों को इसकी जानकारी देंगे। सबूत मिटा देंगे, छुट्टी पर चले जाएँगे, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी सही है। कानून के अनुसार जो कानून में दिया गया उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और अपने वरिष्ठ को, अपने सीनियर को सूचित करेंगे कि भैया ये मेरा रिश्तेदार है, हो सकता है कि लोग मुझ पर ये मतलब कि आरोप लगाएँ कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसलिए हम आपको भी सूचित कर दे रहे हैं, ठीक है? और कानून के अनुसार कार्य करेंगे। ऑप्शन बी सही है। 16 देखिए, ड्यूटी के दौरान आपको अपने परिवार से कोई आपातकालीन कॉल आता है, जबकि आप एक महत्वपूर्ण वीआईपी सुरक्षा में हैं, आप क्या करेंगे? कि मतलब कि महत्वपूर्ण कॉल आ रहा है, कोई आपातकालीन, कोई इमरजेंसी आ गई है आपके घर पर और आपको कॉल आ गया, आप कोई वीआईपी की सुरक्षा में हैं, आप एनएसजी कमांडो हैं या फिर मान लीजिए एसपीजी कमांडो हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ड्यूटी छोड़ करके तुरंत घर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई, सूचित तो करो। पता चला कि नेताजी तुम्हारे साथ में जा रहे हैं, तुम ड्यूटी छोड़ करके भग लिए और नेताजी का कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर तुम्हारे ऊपर गाज गिरेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे और प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट की मांग करेंगे, या फिर कॉल काट देंगे और घर पर बात नहीं करेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं करना भाई। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आप कॉल कट करके बैठे हो कि मेरी ड्यूटी में नहीं आ सकता और आपको वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं। वीआईपी को ही साथ लेकर चले जाएंगे, नेताजी को ही पकड़ लिया, चलो नेताजी मेरे साथ मेरे घर पे, घर से इमरजेंसी कॉल आ रही है, नेताजी आपको भी चलना पड़ेगा, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे, वरिष्ठ अधिकारी से कहेंगे कि सर हमारे घर पर इमरजेंसी आ गई है, हमको जाना पड़ेगा, हमारा एक रिप्लेसमेंट यहाँ पर कर दीजिए, तो आपके स्थान पर कोई दूसरा कांस्टेबल वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? या फिर आपके स्थान पर कोई दूसरा सब इंस्पेक्टर आ जाएगा। चलिए अगला, देखो मेले वाला आ गया है। एक बच्चा मेले में खो गया है, वह आपके पास रोता हुआ आता है, आप क्या करेंगे? आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो क्या करेंगे? उसे डांट कर भगा देंगे, ये निकल जा, ठीक है, मेरी जवाबदारी नहीं है, गलत हो जाएगा, ये तो निगेटिव ही दे रहा है, ठीक है? उसके पास के अनाथालय छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, पता चला बच्चे को आप अगर प्रयास करते उसके माता पिता मिल सकते थे, आपने क्या किया, जल्दी में उठा करके अनाथालय पहुंचा दिया। अब बच्चे के माता पिता भी ढूंढ रहे हैं, ना बच्चा माता पिता को मिल रहा है, ना माता पिता को बच्चा मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये भी समस्या हो जाएगी। अगला, उसे शांत करेंगे, जानकारी लेंगे, लाउड स्पीकर से उसके माता पिता के लिए घोषणा करवाएंगे, तो ये कार्य सबसे अच्छा रहेगा। उसको बोलेंगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लो तुम टॉफ़ी खाओ और बताओ तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। लाउड स्पीकर से घोषणा करवाएंगे, माता पिता आकर के खोया पाया केंद्र से उसको ले जाएंगे, ठीक है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये कह रहा है उसे मिठाई खिला दो, ठीक है, मिठाई खिला दो, वहीं पर छोड़ दो और तुम निकल जाओ, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़िए। 18 नंबर क्या कह रहा है? आपको पता है कि आपके इलाके में अवैध शराब बेची जा रही है, आप ऐसे में क्या करेंगे?
बताइए, अवैध शराब बेची जा रही है, आपको पता चल गया है, शराब बेचने वाले से हफ्ता वसूली करेंगे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। अब वो अलग बात है, लोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना, ये आपकी नैतिक कर्तव्य नहीं होगा। अगला, जानकारी की पुष्टि करेंगे और अपनी टीम के साथ में छापेमारी करेंगे। क्या कर सकते हैं आप? जनता को वहाँ से शराब खरीदने को कहेंगे। ये कह रहा जाओ जनता से बोल दो भैया वहाँ पर अवैध में शराब बेची जा रही है, उसको बोल दो जाकर के कि जाओ तुम लोग शराब खरीद लो, सस्ते में मिल रही है। तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं। यह सोचकर छोड़ देंगे कि आबकारी विभाग का काम है, मेरा काम नहीं है, मैं तो पुलिस में हूँ, है ना। तो ये भी आप नहीं करेंगे। आपका नैतिक कर्तव्य है जानकारी की पुष्टि करें कि ये सूचना जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है या गलत है, और अपनी टीम के साथ में वहाँ पर छापेमारी करेंगे, वरिष्ठ को सूचित करके टीम बनाएंगे और वहाँ पर छापेमारी करेंगे, ठीक है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 19 नंबर, चुनाव के दौरान एक नेता आपको पैसे देने की कोशिश करता है ताकि आप उसके पक्ष में काम करें। बताइए आप क्या करेंगे? नेताजी कह रहे हैं लो पैसा लो और मेरे साथ में जो है काम करो, मतलब कि मेरे पक्ष में वोट डलवा दो। क्या करोगे? पैसे ले लोगे। ये गलत होता है, पैसे नहीं लेना है, घूसखोरी कभी नहीं करनी है, ध्यान रखना। अगला, पैसे लेकर दूसरे नेता को बता देंगे, पता चला इससे पैसे ले लिए, ठीक है, और दूसरे नेता को बता दिए भाई साहब उन नेताजी ने पैसे दिए हैं, अब बताओ तुम कितना दे रहे हो। तो ये भी नहीं करेंगे, ये गलत है, ठीक है। अगला, विनम्रता से मना करेंगे और ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, यही आपको करना चाहिए, ठीक है। उनसे और ज़्यादा पैसे मांगेंगे, कह रहा लोग वो दे रहे थे 50,000, तुमको नहीं 50,000 में काम नहीं चलेगा और ले आओ, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं करना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ लेते हैं। 20 नंबर, देखिए, सड़क पर दो ड्राइवरों के बीच में मारपीट हो गई है। आपको क्या करना चाहिए? आप ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हैं, दो ड्राइवरों के बीच में लड़ाई हो गई है, आप ऐसे में क्या करेंगे? मारपीट का वीडियो बनाएंगे, पता चला वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर सर फूट गया उसका, ठीक है। दोनों को समझाकर शांत कराएंगे, यदि स्थिति गंभीर है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, या फिर जो हार रहा है उसका साथ देंगे मतलब जो हार रहा है, क्या यार तुम कमज़ोर हो रहा है यार, ठीक है ना, तुम्हारे साथ में हम हैं, अब तुम उसको मारो, ऐसा करोगे क्या? ये भी आपको नहीं करना, ठीक है। मारपीट का वीडियो भी आपको नहीं बनाना है, उन्हें लड़ते रहने देंगे, ये भी आपका कर्तव्य नहीं है। आपका पहला कर्तव्य है दोनों को समझाकर शांत कराएंगे, यदि स्थिति गंभीर है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला 21 नंबर, देखिए, आपको एक लावारिस बैग मिलता है जिससे टिक टिक की आवाज़ आ रही है, आप क्या करेंगे? ठीक है, बताइए क्या करेंगे? उसे खोल करके देखेंगे, या फिर उसे आप उठाकर पानी में फेंक देंगे, या फिर इलाके को खाली कराएंगे, बम निरोधक दस्ते यानी कि बम स्क्वाड को सूचित करेंगे, या फिर उसे उठाकर थाने ले आएंगे। पता चला उसमें बम है, तुम थाने ले आए और थाना ही उड़ गया पूरा। अब वहाँ से तुम्हारी जवाबदारी बन रही कि भैया तुमको पहले बम स्क्वाड को तो बताना चाहिए था, टिक टिक कर रही तो हो सकता है बम ही हो, ठीक है ना। तुम उसको उठा करके थाने में ले आए और थाना और तुमने निपटा दिया। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इलाके को खाली करवाएंगे, जितनी दूरी में वो वहाँ पर असर कर सकता है उतनी दूरी में जितने भी लोग उनको खाली करवाएंगे, बम निरोधक दस्ते यानी कि बम स्क्वाड को सूचित करेंगे और जो है आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। 22 नंबर, एक गरीब व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने आता है और एक अमीर व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करता है, आप किसके पक्ष में फैसला लेंगे? अमीर व्यक्ति का फैसला, अमीर व्यक्ति का साथ देंगे, या फिर गरीब व्यक्ति का साथ देंगे, या फिर किसी का नहीं, केवल तथ्यों और कानून के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करेंगे, या फिर जो ज़्यादा पैसे देगा उसका साथ दोगे? बताओ क्या करोगे? आप खुद बताओ, कमेंट बॉक्स से कमेंट करो आप क्या करोगे, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी का भी साथ नहीं देंगे, केवल तथ्यों यानी कि जो फैक्ट है और जो कानून कहता है उसके आधार पर। जहाँ पर भी कानून की बात आ जाए तो सभी चीज़ों को छोड़ करके अब यहाँ पर आप जो है इमोशनली यहाँ पर जा सकते हैं किसकी तरफ? गरीब व्यक्ति की तरफ। लेकिन ध्यान रखना, ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन क्या कह रहा है? कानून के आधार पर रिपोर्ट करेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो आपको कानून के आधार पर ही चलना है। जहाँ पर भी कानून की बात आ जाए तो समझ लीजिए ये वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, थाने में एक वृद्ध व्यक्ति पानी मांगता है, आपको क्या करना चाहिए? यानी वो बूढ़ा व्यक्ति है, मान लीजिए थाने के अंदर है, थाने में बंद है, मतलब कि अंदर बंद है लॉकअप में, या फिर वो लॉकअप के बाहर भी है, आपसे पानी मांग रहा है, आप क्या करेंगे? उसे बाहर जाने को कहेंगे कि तुम निकल जाओ, ठीक है, या फिर उसे सम्मानपूर्वक पानी पिलाएंगे, उसकी समस्या सुनेंगे, या फिर उसे पुलिस का डर दिखाएंगे, या उसे नज़रअंदाज करेंगे? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सम्मानपूर्वक उसको पानी पिलाएंगे, बोलेंगे बाबा पहले पानी पियो, फिर बताओ कि क्या समस्या है आपकी, और उसकी समस्या को सुनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, देखिए, एक भीड़ पुलिस थाने पर हमला कर देती है, एक अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आप वहाँ पर एक अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं, पुलिस ने हमला कर दिया थाने पर, ठीक है, बताइए। तो थाने का पिछला दरवाजा खोल करके अधिकारी साहब पहले ही भाग जाएंगे ये नहीं करना है, ठीक है ना भाई। आप ऑफिसर हो, आपकी जिम्मेदारी है उस थाने को बचाना। तो ऐसा नहीं है कि पीछे का दरवाजा खोल करके पीछे के रास्ते से निकल गए, या फिर थाने के रिकॉर्ड और हथियारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। भीड़ पर सीधे अंदर धुंध आपको गोलीबारी भी नहीं करनी है ना, कि पता चला कि अच्छा हम पर हमला कर रहा हो
कह दिया पुलिस अधिकारियों से मारो इनको, ठीक है ना। तो ये भी आपको नहीं करना है, आत्मसमर्पण भी आपको नहीं करना, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। तो सही कार्य क्या होगा, थाने के रिकॉर्ड की सुरक्षा करेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि थाने में बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होते हैं। तो पहले आप रिकॉर्ड को सुरक्षित करेंगे, फिर हथियारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, जहाँ पर भी हथियार रखे हैं ऐसा ना हो कि भीड़ आए और हथियारों को लूट करके ले जाए, तो फिर आपकी जवाबदेही बनेगी। और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे जिससे कि वो हमला ना कर सके। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट वायरल हो रही है जिससे दंगा हो सकता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए बताइए। आप एक सोशल मीडिया मतलब अपना मोबाइल खोलते देखते हैं कि भाई ये तो बहुत भड़काऊ पोस्ट है, ऐसे में दंगा हो सकता है, हिंदू मुस्लिम दंगा या फिर किसी भी समुदाय के बीच में दंगा हो सकता है। आप वहाँ पर एसपी के रूप में कार्यरत है, आप बताइए क्या करेंगे। इंटरनेट बंद करवा देंगे कि इंटरनेट ही बंद करवा दो, फैलेगी ही नहीं खबर, या फिर पोस्ट को शेयर करेंगे, तुम ही पोस्ट को शेयर कर रहा है तो ये भी नहीं करना है, या फिर साइबर सेल को सूचित करेंगे, अफवाह को रोकने के लिए आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करवाएंगे। और ऑप्शन डी कह रहा कुछ नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी सही है, साइबर सेल को सबसे पहले सूचित करो। ऐसे कार्यों के लिए साइबर सेल होता है पुलिस में, अलग से भर्ती की जाती है, बहुत टैलेंटेड जो लोग होते हैं, कांस्टेबलों की भर्ती की जाती है, रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आती है ये इसी के लिए होती है। तो साइबर सेल को सूचित करेंगे, अफवाह को रोकने के लिए वहाँ पर जो भी कार्य हो सकते हैं आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करवाएंगे जिससे कि अफवाह को रोका जा सके। 26 नंबर देखिए, यदि कोई अपराधी आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए। उसे मार देंगे, पता चला तुम्हारे सामने सरेंडर करने आया, तुमने उसी को ठोक दिया, ठीक है। उसे कानून के अनुसार गिरफ्तार करेंगे और अदालत में पेश करेंगे, या फिर उसे घर भेज देंगे कि ठीक है भैया आत्मसमर्पण कर दिया ना, अब तुम अपने घर पे जाओ, ऐसा भी नहीं करेंगे। उसे रिश्वत लेकर के छोड़ देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, ये काम नहीं करना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कानून के अनुसार उसको गिरफ्तार करेंगे, अदालत के सामने पेश करेंगे और आगे की जो कार्रवाई होती है वो माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, जांच के दौरान आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो निर्दोष है, ऐसे में आप क्या करेंगे। आपने जांच किया, आप सब इंस्पेक्टर हैं, आपने जांच किया, जो कांस्टेबल और किसी व्यक्ति को पकड़ करके ले आए हैं वो निर्दोष है, आपको पता चल जाता है, ऐसे में आप क्या करेंगे बताइए। देखिए उसे फिर भी जेल भेज देंगे ताकि पुलिस की इज्जत बनी रहे, पुलिस की इज्जत बनाने के लिए जेल में डाल दोगे, भले वो निर्दोष है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नए सबूतों के आधार पर वरिष्ठों को सूचित करेंगे और उसे दोषमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। असली अपराधी को पैसे लेकर के चुप रहेंगे, मतलब कि असली जो अपराधी है उससे पैसे ले लेंगे और शांति से बैठ रहेंगे। जहाँ पर भी रिश्वत की बात आए तुरंत काट देना है, ये भी गलत हो जाएगा। केस को बंद कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। केस को डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते हो कि तुमको पता चल गया कि वो निर्दोष है, तुमने कहा जाओ बेटा घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है, आप गिरफ्तार कर चुके हैं, आपकी जवाबदेही बनेगी आपने क्यों छोड़ दिया। तो क्या करेंगे आप, नए सबूतों के आधार पर जो आपको नए तथ्य मिले हैं, नए सबूत मिले हैं, वरिष्ठों को सूचित करेंगे, अपने सीनियर को बताएंगे सर ये सबूत मिले हैं जिससे ये लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो दोषमुक्त है, यानी कि इसने कोई गलती नहीं की है, तो अब इसको जो है दोषमुक्त कराने की प्रक्रिया जो होती है उसको शुरू किया जाए। अपने सीनियर को सूचित करके दोषमुक्त कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए 28 नंबर, ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस फंसी हुई है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अब इसको देखो बहुत बड़ा भी बना सकते हैं कि भाई एक लाल कलर की एम्बुलेंस बाएं तरफ से आ रही थी, सामने से नेताजी की गाड़ी आ रही थी, इधर से ये आ रहे थे वो आ रहे थे और एक पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। इतना बड़ा भी बना करके दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक क्या है कि ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस फंसी है, आप क्या करेंगे ये बताओ। अन्य वीआईपी गाड़ियों को रास्ता देंगे, नेताजी अगर आ रहे हैं तो नेताजी को पहले रास्ता देंगे, नेताजी आप जाओ निकल जाओ, एम्बुलेंस को तो बाद में देख लेंगे, ये गलत हो जाएगा। एम्बुलेंस को प्राथमिकता देते हुए रास्ता खाली कराएंगे। अब देखो ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, एक बार ये एमपी आबकारी में एजिटी ऐसा के ऐसा आया था, एमपी पुलिस कांस्टेबल में इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया था कि भाई एम्बुलेंस आ रही है, सामने से नेताजी का काफिला आ रहा है, इधर से कोई मान लीजिए भारी वाहन है वो आकर के बीच में फंस गया है, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के रूप में आप वहाँ पर खड़े हुए हैं और आपके हाथ में सीटी है, ऐसा करके खूब बड़ा सा बना दिया, पूरी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। और फिर लास्ट में पूछ लिया कि आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बेसिक समझ लेना है कि क्या हमारे विकल्प के अनुसार से क्या विकल्प सही हो सकता है, तो उस पर काम करेंगे। एम्बुलेंस को प्राथमिकता देते हुए रास्ता खाली करवा देंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखिए, एक अधीनस्थ कर्मचारी जूनियर लगातार काम में गलती कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए। आपका कोई जूनियर है, मान लीजिए आप एमपी एसआई हैं, वो कांस्टेबल है, ठीक है, या फिर 1 स्टार है यानी एएसआई है और लगातार गलती कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है उसको सबके सामने बेइज्जती कर देंगे उसकी, ऐसा नहीं करना भैया, है ना। उसको सस्पेंड कर देंगे, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। उसे बुला करके गलती समझाएंगे और प्रशिक्षण ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर आपका कोई जूनियर गलती कर रहा है, आप सीनियर हैं, ठीक है, तो आप उसको बुलाएंगे, उसको समझाएंगे कि भाई ये गलती ऐसी ऐसी हो सकती है, इसको नहीं करना है, और उसकी ट्रेनिंग देंगे कि आगे से ये गलती ना हो आपसे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नंबर 30 क्या है, आप एक सार्वजनिक उत्सव में ड्यूटी पर हैं, कहीं पर उत्सव हो रहा है, आप ड्यूटी पर हैं, एसआई हैं, वहाँ पर भगदड़ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।
खुद अपनी जान बचा करके भाग लो कि भैया जो हो गया सो हो गया, अपन अपनी जान पहले बचाओ, अपन निकल लो यहाँ से, ऐसा करेंगे। या फिर निकास द्वार यानी एग्जिट पॉइंट्स को खुलवाएंगे और शांत रहने के निर्देश देकर के भीड़ को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। या फिर लाठीचार्ज शुरू कर देंगे, लोगों को वहीं रुकने को कहेंगे। ये भी गलत हो जाए क्योंकि लोग आपकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि भगदड़ मच गई है। ठीक है, लाठीचार्ज आप कर नहीं सकते, इससे भगदड़ और मच जाएगी। अपनी जान बचा करके भाग नहीं सकते क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है निकास द्वार। जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकलने वाले जो रास्ते हैं, सबसे पहले उनको खुलवाएंगे, जिससे कि भीड़ आसानी से धीरे धीरे बाहर निकल सके, और शांत रहने को निर्देश देंगे, कहेंगे आराम आराम से भाई आप लोग बाहर निकल लीजिए। ठीक है, तो ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आगे भी ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर इसी के सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न डेटा को चेंज करके पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब निर्णय लेने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। उन रूल्स को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्या गोल्डन रूल है, देखिए। निर्णय लेने वाले प्रश्नों को हल करते समय हमेशा याद रखें कि प्राथमिकता किसको देनी। सबसे पहले प्राथमिकता की बात आती है तो सबसे पहले जीवन की सुरक्षा करनी है। कोई भी काम हो रहा हो, सबसे पहले अगर किसी का जीवन खतरे में है तो सबसे पहले आप उसको प्राथमिकता देंगे, जैसे कि एम्बुलेंस वाले उदाहरण में आपने देखा था। ठीक है, उसके बाद में जीवन वाली बात नहीं है तो फिर कानून व्यवस्था को आप सबसे ऊपर रखेंगे कि कानून व्यवस्था नहीं गड़बड़ाए, हमेशा कानून के अनुसार कार्य करेंगे। अगर कानून भी नहीं है तब आप संपत्ति की सुरक्षा करेंगे कि कोई उसको जलाने जा रहा है तो सबसे पहले आप संपत्ति को बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला दृष्टिकोण की बात करते हैं तो आपका व्यवहार हमेशा संवैधानिक होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ध्यान रखना है कि संविधान के अनुसार आप कार्य करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे। वही आपका जो रिश्तेदार वाली बात आ गई थी, रिश्तेदार आ गया तो आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करना है ना। निष्पक्ष रहना है और मानवीय माने कि नैतिकता को आपको ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। ठीक है, किसी को पीटना नहीं है ना। अगर कोई एफआईआर लिखवाने आया है तो उसकी बात को सुनेंगे, भगाएंगे नहीं उसको, तो ये मानवीय कार्य होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का भी ध्यान रखना है। प्रक्रिया क्या करना है, हमेशा उचित माध्यम यानी कि प्रॉपर चैनल और वरिष्ठों को सूचना देने का पालन करें। अगर कहीं पर ऑप्शन में आपके दिया गया है कि वरिष्ठ को सूचना देना है तो ये ऑप्शन मजबूत हो जाता है, लेकिन त्वरित कार्रवाई वाली स्थिति में नहीं होगा। कोई बैंक को लूटने जा रहा है, तुम पता चला वरिष्ठ को सूचना दे रहे हो, सर बैंक को लूट लिया गया है, लूटने जा रहा, अंदर घुस गया, बताओ कार्य करे कि नहीं करे, उसको पकड़े कि नहीं पकड़े। ऐसे वरिष्ठ को सूचना नहीं देना है, पहले तत्काल कार्रवाई करेंगे, उसके बाद में जो है वरिष्ठ को सूचित करेंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ अगर चीज़ें आप याद रखते हैं, आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया क्लास कैसी लगी, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर 7052547003 इस पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर लीजिए, जिससे कि आपके बेहतरीन नंबर आ सकें। जिस तरह से एमपी पुलिस में लोगों के 89, 90, 92, 88, 87, 86 ऐसे नंबर भी आए हैं जिन लोगों ने मात्र 1 महीने पहले भी नोट्स अगर ले लिया था। ठीक है, अभी आपके पास से 15 दिन का समय है, अभी ऑफर भी चल रहा है 2 दिन, 1 जनवरी 2 जनवरी 2 दिन तक आपके लिए ऑफर है। इसमें आप 189 में कंप्लीट नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की सुपर मैराथन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।